वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज की अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास हम शुरू करते हैं। फिलहाल हम अभी तक जो मॉडर्न इंडिया है इसमें कुछ खास बातें पढ़ चुके हैं। आपने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज देख लिया है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका बाकी यूरोपियन शक्तियों से आगे बढ़ते हुए कैसे उन्होंने इस पर हमारे देश पे शासन किया, वो भी देख लिया है। तो दिस हैज़ बिन कंप्लीटेड। और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के तहत हमने जितने खास इलाके थे, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, और उसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ ये भी डिस्कस कर ली थी। फिर हम आगे बढ़े थे और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की चर्चा की थी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के भारत पे क्या इम्पैक्ट रहे उनके बारे में भी बात की। इसमें हमने मेनली कॉलोनियलिज्म के डिफरेंट स्टेजेस, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनके बारे में चर्चा की थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और कैसे इसने एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन को पैदा किया। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से बर्बाद हुआ, ये हमने देखा। देन वी हैव लर्नड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इन रूरल इंडिया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन हो या फिर जो मिडिल मैन वर्ग है, जो शाहूकार वर्ग है, जो ज़मींदार वर्ग है, उसका उत्थान हो। और उसके साथ ही साथ भारत में आने वाले लगातार जो अकाल हैं और जो भुखमरी की समस्या है उनके बारे में भी हमने देखा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और उससे पहले हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में चर्चा की थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी प्रोपोगेटेड बाय दादा भाई नेहरू, और उसकी बाद जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है उसमें सीधे सीधे भारत के जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनका कैसे डिक्लाइन हुआ, उनका कैसे ब्रिटिशर्स ने उन्हें पूरे भारतीय पटल से हटाया, उसकी चर्चा हमने कर ली। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज खोलने के पीछे ब्रिटिशर्स का अपना स्वार्थ था। अपनी जो उनकी कॉलोनियल लेगेसी है, जो कॉलोनियलिज्म का जो दौर था उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको और बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनको सेट किया था। मॉडर्न इंडस्ट्रीज का सेटअप भारत के शोषण के लिए ही किया गया था, बिकॉज जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, उन इंडस्ट्रीज में तैयार माल को भारत लाने के लिए और पहले वहाँ कच्चा माल पहुँचाने के लिए एक लंबा समय लगता था। उस समय को बचाने के लिए भारत में ही कुछ इंडस्ट्रीज की स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई, और केवल जो इन सब बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को ही इंग्लैंड भेजने के लिए भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि जो प्रोसेस है, यानी कि जो कच्चा माल है उसे ब्रिटेन ले जाने का काम हो या फिर तैयार माल को भारत लाने का काम हो, वो एकदम से कम हो जाए। क्योंकि भारत में इंडस्ट्री लगी है तो यहीं कच्चा माल है, यहीं तैयार माल बनेगा और यहीं इसे बेचा जाएगा, और जो मुनाफा है केवल और केवल उसे ब्रिटेन भेजा जाएगा। जिसका हमने जो थर्ड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म थी उसमें भी अध्ययन किया था, जिसमें हम फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की स्टेट के बारे में पता कर रहे थे। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म, जिसमें फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फेस है। इसमें आपको बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एक्सेट्रा बनते हुए दिखेंगे। देन इन सब चीज़ों के साथ लैंड रेवेन्यू सिस्टम और विभिन्न जो आर्थिक पक्ष थे ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के, उन सब पे चर्चा के बाद हमने आखिरकार ये समझा था कि भारत में जो ब्रिटिशर्स का शासन है उसके पीछे कारण और केवल प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए ही ब्रिटिशर्स ने भारत में अलग अलग सिस्टम पैदा किए, अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की, अलग अलग इंडस्ट्रीज खोली, रेलवे का विकास किया। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, इसके पीछे भी सीधा सीधा उद्देश्य है भारत को लूटना। यानी कि भारत की जो भी संपदा है उसको लूटने में कैसे हम लगातार उस स्थिति को बनाए रख सकें, ये पॉलिसी का ही नतीजा भारत में जो एजुकेशनल पॉलिसीज लाई गई थी वो भी थी। और जब मैं आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक खास वर्ड पे फोकस करने को कहा था, दैट इज़ ग्रीड, जिसे हम लालच कहते हैं।
सभी ब्रिटिश पॉलिसीज लालच पर बेस्ड हैं। आपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसमें आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी। आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट जिसमें ज़मींदार वर्ग था। आपने देखा रैयतवाड़ी सिस्टम जिसमें किसान ही ज़मीन का मालिक था। आपने देखा महालवाड़ी सिस्टम जिसमें गांव एक यूनिट के तौर पर थी और गांव को ही टैक्स कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। इन सारी व्यवस्थाओं में आपने पाया होगा कि अलग अलग तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो तरीके थे वो अपनाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन सब तरीकों को अपनाने के पीछे कारण ये नहीं था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कुछ सुधार करना है या फिर हमने अपने देश में या भारत में जो भी किसान वर्ग है उसके हितों को देखना है, कैसे हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह की पॉलिसीज इन सब चेंजेस के पीछे नहीं थी। इन सब चेंजेस के पीछे था ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर पाना, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर पाना और उनको सीधे ब्रिटेन भेजना। और यही कारण है कि जब उन्होंने पाया कि ज़मींदार वर्ग मिडिल मैन के तौर पे बीच में है और उसको हटाकर हम डायरेक्टली किसान से डील करेंगे तो हमें अच्छा टैक्स मिल जाएगा, तो उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम अपनाया जो कि परमानेंट सेटलमेंट की अगली कड़ी थी। जब उन्हें लगा कि किसान इंडिविजुअली कभी कभी टैक्स दे पाने में या रेवेन्यू दे पाने में सक्षम नहीं है, बिकॉज मौसम की मार हो या फिर कई अन्य वजह हों, और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो फसल कभी कभी इतनी अ, बड़ी पैदावार नहीं होती थी। तो तब ब्रिटिशर्स ने अपने जो लैंड रेवेन्यू है उसको लगातार बरकरार रखने के लिए पूरे के पूरे गांव को एक यूनिट बना दिया। पूरे के पूरे गांव का एक महाल बना दिया जिसे महाल कहा गया। और ये पूरा का पूरा महाल रिस्पॉन्सिबल था लैंड रेवेन्यू देने के लिए। इस व्यवस्था में फ़ायदा ये हुआ कि जो इंडिविजुअल किसान है अगर उसकी फसल खराब भी हो गई हो तो भी पूरे के पूरे गांव में उसका कंपनसेशन तैयार रहेगा। एक व्यक्ति की फसल खराब हुई है तो जिस दूसरे व्यक्ति की फसल ठीक हुई है वो उसका कंपनसेशन देगा, बिकॉज पूरा का पूरा गांव रिस्पॉन्सिबल है फसल या रेवेन्यू चुकाने के लिए। तो ये व्यवस्था उस वजह से थी ताकि जो लैंड रेवेन्यू है वो लगातार बरकरार रह सके। इन सब के पीछे ये कोई वजह नहीं थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने उत्थान करना है या उसे आगे बढ़ाना है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ में आने वाले चेंजेस हैं, वो सारे के सारे चेंजेस एक ही मोटिव से रन हो रहे हैं। दैट मोटिव इज ग्रीड, दैट मोटिव इज टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसी तरह हमने देखा कि जो रेलवे का विकास हुआ था उसके पीछे भी कारण ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फीड करने की जो पॉलिसी है वही थी। रेलवे का विकास इसलिए किया गया था क्योंकि जो हिंटरलैंड्स हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ से आपको कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, और ये रॉ मटेरियल यूज़ होता था अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ताकि वहाँ तैयार माल बन सके। रॉ मटेरियल को भारत से बाहर ब्रिटेन भेजने के लिए आपको उन हिंटरलैंड्स को उन पोर्ट वाले इलाकों से जोड़ने की ज़रूरत है जो कि ये काम करेंगे। मान लीजिए दिस इज़ अ पॉइंट ए, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। तो इस पॉइंट ए में कच्चा माल मिलता है और इसे किसी बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए आपको रेलवे का विकास करना पड़ेगा। इस बंदरगाह पर है पॉइंट बी। बंदरगाह पे जहाज में सामान लाद कर सीधे सीधे ब्रिटेन पहुंचा दिया जाएगा। फिर ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज से तैयार माल भारत के ही किसी बंदरगाह पर आएगा और उसे पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर तेजी से हर उस इलाके तक पहुंचाने के लिए जो रिमोट एरियाज हैं, आपको ये जो लाइनें दिख रही हैं ये सब रेलवे का विकास किया जाएगा। इसे ठीक से और समझते हैं। हम्म। मान लीजिए दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। अगर आप इसको इस प्रकार से समझें कि जो साउदर्न हिस्सा है भारत का, दिस इज श्रीलंका, ये है, और यहाँ कोई हिंटरलैंड है मान लीजिए पॉइंट ए।
इस पॉइंट ए में कच्चा माल है, इस कच्चे माल को भारत के किसी कोस्ट तक पहुंचाने के लिए आपको, या बहुत सारे कोस्ट हैं उन तक पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग रेलवेज का विकास करना पड़ता है। रेलवे लाइन बिछाई गई है, तेजी से ये सामान बंदरगाहों तक पहुंचता है। और किसी भी बंदरगाह पे जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा रहा हो, या जहां उसे ब्रिटिशर्स के लिए इसे भेजना आसान रहा हो, तो उनको हम A1, A2, A3, A4 नाम दे देते हैं। और इन सभी बंदरगाहों से जहाज में लदकर सामान पहुंचेगा ब्रिटेन। दिस इज ब्रिटेन मान लीजिए। नाउ ब्रिटेन से जो तैयार माल है वो बंदरगाहों तक वापस आएगा, और फिर भारत के अलग अलग इलाकों में उसे ले जाने के लिए, तेजी से पहुंचाने के लिए आपको रेलवे का विकास करना पड़ेगा। वो सारी जाल आपको बुनना पड़ेगा पूरा का पूरा रेलवे का। और इसलिए ही भारत में रेलवे का विकास किया गया था। सो ये भारतीयों के हित के लिए, या भारतीयों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए, इस प्रकार से, इस किसी मंतव्य से रेलवे का विकास नहीं किया गया था। तो हम जब पढ़ रहे थे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो हमने जाना कि ब्रिटिशर्स की हर पॉलिसी, हर एक डिसीजन के पीछे जो रीज़न है वो है अपना प्रॉफिट कमाना, अपनी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फीड करना, और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो समृद्धि आएगी उससे खुद भी समृद्ध होना, और देश की समृद्धि को भी बढ़ाना ब्रिटेन की। इन सब चीज़ों में भारत के संसाधनों को लूटा गया, और भारत को लगातार गरीब देश बनाने की तरफ ब्रिटिशर्स अग्रसर रहे। जब हम एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया पढ़ेंगे, तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स के अपने वही मोटिव्स हैं जिन मोटिव्स के तहत आपने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ी थी, या फिर पूरे के पूरे जो ब्रिटिशर्स का शासनकाल है 1947 तक, उन सभी पॉलिसीज़ के पीछे एक ही मोटिव है, वो बिल्कुल नहीं हटता। भले ही आपके ब्रिटिश लीडर्स बदल जाएं, आपके नए गवर्नर जनरल आते रहें, या फिर यहाँ डिफरेंट तरह के चेंजेस होते रहें, कभी कभी ऐसा लगे कि ब्रिटिशर्स हमारे विकास के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उन सबके पीछे रीज़न एक ही है, दैट इज़ द ग्रीड टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटेन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडिया। अब हम एजुकेशनल डेवलपमेंट में देखते हैं कि क्यों इस तरह की जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के बारे में ब्रिटिशर्स ने सोचा। अगर वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर वो भारत की इंडस्ट्रीज के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर वो शिक्षा के विकास के बारे में क्यों सोच रहे हैं, या फिर शिक्षा नीति क्यों ला रहे हैं, बदलाव क्यों कर रहे हैं देश की शिक्षा में। वो चाहते तो भारत का शोषण जारी रख सकते थे, और भारतीयों में इस प्रकार से स्कूल्स खोलने या एक नए तरह की एजुकेशन लाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसकी सीधी सीधी वजह जो थी वो भी आपको ब्रिटिशर्स की, जो मैंने आपको मेंटेलिटी बताई थी उस समय, उनका जो मोटिव था, उससे समझ में आएगी। ब्रिटिशर्स को भारत में शासन करने के लिए एक खास तरह की सुविधा की जरूरत थी, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका शासन पूरे भारत पर लगभग काबिज हो चुका था। और पूरे भारत पर शासन काबिज होने का मतलब है कि एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को उन्हें संभालना था, एक बड़े जोग्राफिकल एरिया में उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करना था। और चूंकि ब्रिटिशर्स संख्या में कम थे भारतीयों की अपेक्षा, और इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया को संभालने के लिए उन्हें खास तौर पर भारतीयों की मदद की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा वर्ग विकसित किया जाए भारतीयों का ही, जो मूल रूप से तो भारत का हो, मगर जिसकी सोच, जिसके रहन सहन, जिसके तौर तरीके पूरी तरह से ब्रिटेन के हों। ब्राउन इंग्लिश इंडियन क्लास कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन। आप उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देकर तैयार कीजिए कि वो आपके सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में आपकी मदद करें, और एक प्रकार से आपका ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो। तो दिस इज द मेन मोटिव बिहाइंड द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। और भारत में आप देखेंगे जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लाए थे, जो भी शिक्षा में बदलाव किए थे, उनके पीछे आपको ये साफ साफ समझ में आएगा, भारत के एक वर्ग को तैयार करने की कोशिश की जा रही है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, या अंग्रेजी तौर तरीकों के माध्यम से। मगर इसमें कुछ ब्रिटिशर्स थे जिनके इस तरह के मोटिव्स नहीं थे। जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कॉलोनियलिज्म का, उस कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं सोचते थे। दे कैन
उन्हें भारतीयों की भी उसी प्रकार चिंता थी जैसे ब्रिटिशर्स की रहती है, और वो भारतीयों के हित के बारे में भी सोचते थे। लेकिन इस तरह के लोगों को या इस तरह की पॉलिसीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसका असर रहा कि ख़ास तौर पर एक खास विचारधारा वाले लोग ही ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी को प्रभावित करते रहे। और उसके बाद जिसके असर हमें आज तक देखने को मिलते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो नींव रखी गई थी, ये जो मॉडर्न डे एजुकेशन है, ये ब्रिटिशर्स ने ही रखी थी, और आज़ादी के बाद भी हम इससे पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं। एक खास प्रकार की शिक्षा अभी भी हमारे देश में चलती है, जिसमें बदलाव करने की कोशिश नई शिक्षा नीति में के जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसमें दिखती है। आने वाले समय में शायद हमें ऐसा कुछ बदलाव देश में दिखे, और हो सकता है कि ऐसा वर्ग तैयार हो जो मूल रूप से भारतीय मूल्यों पर खड़ा हो, भारतीय मातृभाषा की जिसे पूर्ण जानकारी हो। मगर अभी तो हम अपनी जो गुलामी का जो परंपराएं थी, जो गुलामी की लेगेसी थी, उसी को देखते आ रहे हैं, उसी का असर हमारे सामने हो रहा है। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट में हमें जो पहली चीज़ पढ़नी होती है वो है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, इसे हिंदी में आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। दो गुट इसमें आपको दिखेंगे, एक आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी में जिसका ज़्यादा झुकाव है उसके तहत एजुकेशन देने में, और एक प्राच्यवादी वर्ग है जिसका झुकाव है प्राचीन शिक्षा या जो भारत की जो मूल शिक्षा की व्यवस्था है उसके तहत ही कुछ नए डेवलपमेंट्स करके मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए। तो ये पूरा का पूरा विवाद कहाँ से शुरू होता है? एक 10 सदस्यीय जनरल कमेटी ऑन पब्लिक एजुकेशन है, जिसने भारत में एजुकेशन से संबंधित बदलाव करने के लिए जिसकी नियुक्ति की गई थी। इसका मूल उद्देश्य था भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले और ब्रिटिशर्स की मदद करे भारत को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने में, उसकी लूट बरकरार रखने में। इस 10 मेंबर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन के एक मेंबर थे H.T. प्रिंसेप। द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इस 10 सदस्यीय समिति के जो सदस्य थे वो दो हिस्सों में बट गए। उनकी दो तरह की सोच या विचारधारा थी। पहला ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे H.T. प्रिंसेप, एंड ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। ओरिएंटल लर्निंग का मतलब होता है अपनी ही भाषा में, जिस भाषा से आप फेमिलियर हैं उस भाषा में आपको सिखाया जाए। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आपको हिंदी भाषा में ही ज्ञान दिया जाएगा, तो आप आसानी से जो जटिल संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ सकेंगे। तो H.T. प्रिंसेप वॉज द सपोर्टर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। वो ओरिएंटल लर्निंग के सपोर्टर थे। दे सपोर्टेड द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड मिंटो। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था काबिज करना चाहते थे वो उसके सपोर्टर तो थे, मगर दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल लिटरेचर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उस व्यवस्था को किस प्रकार से लागू करना है इसके बारे में उनकी राय थोड़ी अलग थी। वो भारतीयों के धार्मिक साहित्य के विकास के पक्षधर थे, खासतौर पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लिटरेचर हैं, जो परंपरागत रूप से शिक्षा दी जाती है, साहित्य उनका मौजूद है, उसके बारे में, उसके विकास के बारे में उनका सोचना था कि इसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और हालांकि उनका मानना था रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस लिटरेचर का अध्ययन ही अपने आप में काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें साइंस यानी कि विज्ञान का भी अध्ययन करना होगा। बिकॉज मॉडर्न डे एजुकेशन का पर्पज़ ही है आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना। और उन्होंने पाया था कि जो हिंदूज या मुस्लिम लिटरेचर हैं उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी बढ़ा सकती हैं और साथ ही साथ आपको एक बेहतर व्यक्ति भी बना सकती हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए उन्होंने पाया कि जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है उसका भी विकास किया जाए और साइंस को भी पढ़ाने की कोशिश की जाए लोगों को। मगर इसमें उनका जो जोर था, साइंस में आप पढ़ेंगे तो सही, बट देवर इन फेवर ऑफ स्टडिंग इट इन इंडियन लैंग्वेजेस। इसका अध्ययन आपको भारतीय भाषा में ही करना होगा और भारतीय भाषा में ही भारतीय लोग इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ये उनका मानना था। और ये एक गुट था जनरल कमेटी ऑन पब्लिक एजुकेशन में। जो अदर ग्रुप है, जो दूसरा गुट है, दे वर द सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एंड एंग्लो एजुकेशन
एंड दिस ग्रुप इज लेड बाय लॉर्ड मैकॉले। तो इस जो ग्रुप है इसके प्रोपोगेटर थे लॉर्ड मैकॉले, और इनका मानना था कि भारतीयों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें हमें जो शिक्षा देनी है उसके माध्यम से हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी मदद करे। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि काम तो उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ ही करना है। दैट्स वाई ही फोकस्ड दिस ग्रुप was in favor of making English the medium of instruction। अंग्रेजी को ज्ञान देने का एक माध्यम या इंस्ट्रक्शन जो भी शिक्षा के तहत आपको मुहैया कराए जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में दिए जाएं, उसके फेवर में थे, और अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के फेवर में ये ग्रुप था। इन द एंड बोथ द पार्टीज प्लेस्ड देयर डिस्प्यूट बिफोर द गवर्नर जनरल फॉर डिसीजन। तो आखिरकार जब दोनों ही पक्षों के बीच इस जनरल कमेटी में कंट्रोवर्सी रही या विवाद रहा, दोनों के अपने अपने तरीके थे, तो फिर उन्हें डिसीजन लेने के लिए गवर्नर जनरल को अपना जो निर्णय है वो सौंप दिया गया कि गवर्नर जनरल आप ही इसमें निर्णय लें। बीइंग अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1831 लॉर्ड मैकॉले रोट मैकॉलेज मिनट्स। अब जो लॉर्ड मैकाले थे वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर थे, और उन्होंने 1831 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने। दिस रिपोर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट उस लिहाज से भी जिसने भारत की शिक्षा नीति को तय किया, और गवर्नर जनरल के डिसीजन ने भी भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी उस चीज़ को तय कर दिया। अब मैकॉलेज मिनट में क्या बात कही गई है वो एक जो इनके सेंटेंस है उससे आप पूरी की पूरी बात समझ सकते हैं, पूरा का पूरा उनका जो मंतव्य है उसको जान सकते हैं। मैकॉले कहा करते थे, ड्राइंग हिज सपोर्ट इन फेवर ऑफ एंग्लो सेक्ट ही रोट। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में अपनी बात कहते हुए मैकॉले कहते हैं, द कपबोर्ड ऑफ अ गुड लाइब्रेरी द कपबोर्ड ऑफ अ गुड लाइब्रेरी इन यूरोप is more valuable than all the literature of India and Arabia। मैकॉले का कहना था कि जो यूरोप की लाइब्रेरी है, कोई एक जनरल सी लाइब्रेरी और उसका एक हिस्सा, उसका एक कपबोर्ड ही अपने आप में ज़्यादा कीमती है पूरे के पूरे भारत और ये जो अरब देश हैं इन सब के साहित्य से। ये उनका कंपैरिजन है भारत का, अरब के देशों का और ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो सीधे सीधे हमें समझ में आता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि यूरोप की एक छोटी सी किताब भी बहुत ज़्यादा ज्ञान रखती है जो भारत और अरब के जो पूरे के पूरे साहित्य में जो बात कही गई है, और वो पूरी की पूरी बकवास है। इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार का जो अहंकार है, यही ब्रिटिशर्स का रहा था भारत पे शासन करने का। और ये बात अपने आप में पुष्टि देती है कि क्यों भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति भारत में क्यों एजुकेशन को बढ़ावा देगा जिसकी सोच भारतीयों के प्रति या अन्य एशियन कंट्रीज़ के जो भी देश हैं उनके प्रति इतनी खराब हो। कुछ लोग दरअसल ये ब्रिटिश हिस्टोरियन ही हैं, वो कहते हैं कि जो भारत है, खास तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक बारबेरिक कंट्री रहा था, असभ्य देश रहा था। यहाँ के लोग आपस में लड़ते थे और ब्रिटिशर्स ने आकर उन्हें सभ्य करने की कोशिश की थी। उस सभ्य करने की कोशिश में ही वहाँ शिक्षा का विकास किया गया था, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन दी गई और डेमोक्रेसी जैसे जो मूल्य हैं वो सिखाए गए जो कि भारतीयों के पास नहीं थे। ये आधा सच है, और इसमें कुछ बातें हैं जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे इंडिया को मिली, लाइक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में एंशियंट टाइम से मौजूद था, लेकिन समय के साथ भारत में कुछ ऐसे आक्रमण हुए, कुछ ऐसे लोगों ने शासन किया कि वो दौर बदला था। और रही बात भारतीयों के असभ्य होने की, तो इस असभ्यता पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर भारतीय ही असभ्य थे तो इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतने अच्छे आर्किटेक्चर, इतनी अच्छी आर्ट फॉर्म, इतना अच्छा लिटरेचर, इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज, हर लिहाज से भारत बेहतर था यूरोप से कहीं ज़्यादा जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे। और एक ख़ास बात इतिहास के तौर पे हम देखें तो भारत में कई सारे ऐसे राजा हुए थे
जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एक शांतिपूर्ण तरीके से शासन किया। खासतौर पे अगर आप साउथ इंडिया की बात करें, चोला, चेरा, पांड्या, इस तरह के जो शासक वहाँ हुए थे, जिनकी अपनी एक नेवल फ्लीट हुआ करती थी, जो साउथ ईस्ट एशिया में भी जाकर अपना क्षेत्र स्थापित कर चुके थे, और उस दौर में कर चुके थे जब ब्रिटेन एक देश के रूप में भी उभर कर सामने नहीं आया था, या जो बर्बरता की जो सीमाएं हैं उनको झेल रहा था। ऐसे देश का भारत को बर्बर कहना अपने आप में हास्यास्पद है, और इसके पीछे कारण यही है कि भारत का जो शोषण है उसे जारी रखने के लिए भारत में एक खास तरह की शिक्षा देने की कोशिश की गई। एंड इन 1835 मैकॉलेज रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इस पूरे ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी में वो वर्ग, वो गुट जीता जिसकी मंशा थी भारत को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की, और उसके ही पक्ष में फैसला दिया गवर्नर जनरल ने उस समय के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कुछ खास बात है, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक आखिरी मुद्दा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल द गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही है, was to develop the literature of Europe थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस रिपोर्ट के आधार पर इस बात की मंजूरी मिल गई कि जो कंपनी सरकार है वो भारत में वेस्टर्न लिटरेचर को बढ़ावा देगी, उसको पढ़ाएगी, और अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाएगी। इसलिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देनी आवश्यक हो गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। और इस कंट्रोवर्सी में हमने पाया कि जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने उनकी जीत नहीं हुई, और एंग्लिसिस्ट जो कम्युनिटी थी वो जाकर उसकी विजय हुई। और आखिरकार जो पूरा ब्रिटिश है इतिहास, उसका दौर ही इसलिए है कि भारत में, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वाई दे डेवलप्ड एजुकेशन इन इंडिया, तो उस पूरी नीयत को पुष्टि देने के लिए यही डिसीजन लेना ज़रूरी था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने डिसीजन लिया और भारत की जो लूट है उसको लगातार बरकरार रखा। भारतीयों के द्वारा ही भारत की लूट को फैसिलिटेट भी किया गया। बाद के समय में हम देखेंगे जब कुछ ऐसा वर्ग जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन एक ऐसा वर्ग जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर ही तैयार हुआ था, उसके भीतर अपने देश के लिए जो इच्छा थी वो भी जागी। उन्होंने पाया कि वेस्टर्न एजुकेशन में ऐसी कोई खामी नहीं है, लेकिन भारतीयों के लिए भारतीय शिक्षा के माध्यम से या भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही जो मॉडर्न विचार हैं उनको देना या फिर वेस्टर्न एजुकेशन देना ज़रूरी था। ये बात लोगों की समझ में आई जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पाई। उन्होंने देखा ब्रिटेन किस प्रकार से कार्य करता है। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें ज़्यादातर लंदन जाकर आ चुके थे, वहाँ कुछ ना कुछ पढ़ाई कर कर आ चुके थे, खासतौर पर वकालत की पढ़ाई, लॉ एक्सेट्रा वहाँ पढ़ा गया था। तो उन्होंने पाया कि वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो तौर तरीके हैं वो अलग हैं, और भारत में जिस प्रकार से शासन किया जाता है वो अलग है। इसलिए उनका जो देश प्रेम जागा और उन्होंने पाया कि भारतीयों को जागरूक करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें गलत शिक्षा दी जा रही है, उन्हें गलत पॉलिसीज़ के तहत गवर्न किया जा रहा है, और उनकी जो शोषण है उसको लगातार बरकरार रखा जा रहा है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में चेंज का एक बाई प्रोडक्ट था कि भारत में एक ऐसा क्लास तैयार हो गया, लोगों का एक ऐसे वर्ग को तैयार कर दिया गया जिसके भीतर डेमोक्रेसी, मॉडर्न लिबरलिज्म जैसे कुछ थॉट्स तो थे, और लेकिन क्योंकि वो भारत से ज़्यादा प्रेम करते थे तो उसका जो उन्होंने प्रयोग किया वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में किया, और ब्रिटिशर्स को उनके ही तौर तरीके से भारत से बाहर निकालने के लिए जो कार्य करने ज़रूरी थे वो किए गए। ब्रिटिशर्स को उन पॉलिसीज़ को बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई जिन पॉलिसीज़ की वजह से भारत का शोषण हो रहा था, और इसको करने के लिए बहुत संघर्ष भी किया गया, जिसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का जब दौर पढ़ेंगे तो उसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इन सब बातों को जानना उससे पहले ज़रूरी है। इन सब बातों से हमें एक बैकग्राउंड मिलेगा और हमारी एक बेहतर जो समझ है वो तैयार होगी और रीडिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद कल हम इसमें देखेंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वो क्या है, कौन सी नीति के तहत। अब उन्होंने मान तो लिया है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी है और अंग्रेजी वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना है इन कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज,
मगर उसको देने का तरीका क्या होगा, उसके लिए किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। हम पाएंगे कि फिर भारतीयों ने भी इसमें कुछ अपने विचार रखे। उनको उनको भी ये समझ में आया था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कुछ हद तक उसमें सुधार की ज़रूरत है, और भारतीयों के लिए इसका विकास करना बेहद ज़रूरी है। तो ये सब बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें, बिकॉज उससे आपको लगातार हमारे लाइव नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।